गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, ये आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज आप साइंस के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। ओके गाइज, तो ये आपकी क्लास नंबर 11th है। इससे पहले की जो 10 क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने उनमें से मिस की है कोई भी क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक आपके सिलेबस का कवर किया है और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। तो चलिए बहुत ही अच्छे से अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बुला लीजिए अपने सभी दोस्त को, सभी अपने ग्रुप्स में वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। करें शुरुआत आज की वीडियो, क्या कहते हो? तो शुरू करें आज की क्लास। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम हर रोज़ की तरह यही जानेंगे कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उनमें कुछ टॉपिक्स आपके सामने मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा और उसके स्रोत के बारे में। यानी ऊर्जा क्या है, जो कि हम इससे पहले वाली क्लास में हम डिफाइन कर चुके हैं। एनर्जी क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इससे पहली क्लास में जाना और कितने तरह की एनर्जी होती है ये भी बिल्कुल पिक्चर्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। तो आज एक बार फिर छोटा सा ओवरव्यू लेंगे ऊर्जा क्या है। जिनकी क्लास मिस हुई है उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। अपने सोर्सेज जानेंगे, ठीक है। ऊर्जा के या एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज है, फिर ऊर्जा संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है या कैसे किया जाता है ये जानेंगे। देन उसके बाद परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, ये अभी आपको नहीं पता होगा, हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है और किस तरह से ये काम करती है। ओके गाइज, सो आर यू रेडी? करते हैं शुरू। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपका ये लाइक करना और कमेंट करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे मैं उतना ही आपके सामने और अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी और लगातार अपने आप में सुधार करती रहूँगी। ओके गाइज, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऊर्जा क्या होती है। तो हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन एक बार रिपीट की हुई है, यानी इससे पहले की क्लास में हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ें जानी है, लेकिन एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है? पदार्थ का वो गुण जो पदार्थ को काम करने में मदद करता है या क्षमता प्रदान करता है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का वो गुण जो कि उसको कार्य करने में हेल्प करता है वह उसकी ऊर्जा होती है। ओके गाइज, तो इसको बहुत अच्छे से आगे आगे समझते चलेंगे। क्या आपको ये क्लियर हुआ? कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो भी समझिए कि मैटर की वह प्रॉपर्टी जो कि उसको काम करने की क्षमता प्रदान करती है वो एनर्जी कहलाती है। ओके गाइस, जैसे कि आपके अंदर एनर्जी किस चीज़ से आती है? भोजन करने से, पानी पीने से, यानी इस तरह के आप जो चीज़ें खाते हैं, अपना फूड लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, उससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो आपकी ऊर्जा के साधन ये खाने पीने की सभी चीज़ें हैं। ओके गाइस, नींद लेना, ये सभी आपकी क्या है? ऊर्जा के साधन है। लेकिन अगर बात करें, चलिए अब बाइक की बात करते हैं। बाइक में ऊर्जा का साधन क्या है? उसका ईंधन है, फ्यूल है, ठीक है। पेट्रोल डीजल जो भी कुछ डलता है तो वो होता है उसका एनर्जी, ऊर्जा। जो उसको ऊर्जा देती है वो ये चीज़ें होती है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब जानते हैं ऊर्जा संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखते हैं। मानव ऊर्जा संसाधन का उपयोग भोजन पकाने, प्रकाश करने, कृषि कार्य करने तथा परिवहन आदि के लिए अनेक कार्यों में ऊर्जा का प्रयोग करता है। यानी अगर आपको प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है।
विद्युत एनर्जी है, ठीक है। और बात करें भोजन पकाने के लिए आपको गैस की ज़रूरत पड़ेगी, गैस की नहीं तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी उनसे भी एनर्जी मिलती है, तभी तो खाना पकता है, हीट एनर्जी उनसे मिलती है। और इसी तरीके से जैसे हमने बात करी परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई है कि साइकिल में कौन सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें तो कोई पेट्रोल डीजल इस तरह की चीज़ें नहीं डलती, तो उसमें आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप पेडल मारोगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, तभी तो साइकिल आगे बढ़ रही है, ठीक है, समझ आया। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर समस्त ऊर्जा संसाधनों को दो रूपों में बांटा गया है या दो वर्गों में रखा जा चुका है। देखते हैं कौन कौन से वो वर्ग है। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बच्ची जो बहुत ही ध्यान से हर एक क्लास देखती है, उसका नाम है सृष्टि सोनी। मैं बहुत खुश हूँ आपके कमेंट से, आपके रिप्लाई से। दोस्तों आप सभी कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर दिया कीजिए, ठीक है। मुझे पता चलता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कितने सिंसियर है, कितना अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से हम शुरुआत करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है एनर्जी को, एनर्जी के सोर्सेज को, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। क्या होता है ये नहीं पता, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और अनवीकरणीय को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या होती है ये, इसके बारे में अभी बहुत ही डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो चलिए एक बार फिर से डिटेल में देखते हैं एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। हमने दो की बात करी, रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय साधन को हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनको दो नामों से जाना जा सकता है, एक तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय, और दूसरा कहते हैं हम परंपरागत और गैर परंपरागत। तो यही इन दोनों के बीच में एक आपके एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जाए, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। रिन्यूएबल कौन से थे, नवीकरणीय, नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, क्लियर है। गैर परंपरागत कौन से होते हैं, नवीकरणीय, और परंपरागत साधन कौन से होते हैं, अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इसको कई नामों से जाना जाता है, मैंने आपको हर एक नाम से अवगत करा दिया है। अब कैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप बिल्कुल भी उसमें अटकोगे नहीं, क्लियर। अब चलिए बात करते हैं गैर परंपरागत जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ज्वार ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी। इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अभी एक छोटा सा आपके इमेज सेट कर रही हूँ आपके माइंड में कि हम इससे आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इनको कितने तरीके से बांटा जा चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल यानी परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या आता है, ठीक है। इसके अंदर आता है कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर तेल, और तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा। तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। और गैर परंपरागत नवीकरणीय साधन कौन कौन से हैं, भूतापीय, जल, पवन, सौर ऊर्जा और जो है बायोगैस, ज्वार ऊर्जा, ये सभी होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अभी आपको परंपरागत, गैर परंपरागत, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इनके बीच में डिफरेंस या फिर इनका मतलब नहीं पता है, तो हम आपको यहीं से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की, यानी कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में। बहुत अच्छे से आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्या होते हैं ये। तो जिन ऊर्जा के स्रोतों को हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर परंपरागत ऊर्जा के साधन,
समझ आया आपको? जिनको एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है वो एनर्जी, तो वो कहलाती है नॉन रिन्यूएबल, यानी दोबारा से जनरेट नहीं हो सकती है वो एनर्जी। इसलिए हम इसको परंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हैं। परंपरागत से मतलब होता है जो कि प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। वो लिमिटेड होता है, एक टाइम के बाद उसको यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे साधन को हम कहते हैं परंपरागत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज। कौन कौन से आते हैं इनके अंतर्गत, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। जैसा कि हमने पीछे अभी एक टेबल की फॉर्म में देखा था, क्या देखा था कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से थे, ये 3 थे। पहला था कोयला, दूसरा था प्राकृतिक गैस और तीसरा नाभिकीय ऊर्जा। तो इन्हीं तीनों को एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कोयले की। कोयल क्या होता है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, यानी फोसल फ्यूल है। जीवाश्म ईंधन यानी फोसल फ्यूल क्या होता है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, तो उसका भी निर्धारण करते हैं। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है, यानी नेचुरल फ्यूल है। नेचुरल फ्यूल है यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल या उच्च दाब और ताप में दबने से इनका जो है प्रोडक्शन हुआ, ये बने हैं। कैसे कि बहुत ज़्यादा ताप के कारण और जो है जल के कारण जो मिट्टी के नीचे कुछ जीव दब जाते हैं, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु, ये क्या होते हैं कि जब 65 वर्षों के पूर्व जब ये मिट्टी के नीचे दबे होंगे तो इनसे बनता है कोयला या फिर फोसल फ्यूल जिसे हम बोलते हैं। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में होता है। यानी जब ये चीज़ें मिट्टी के नीचे दब जाती है और इसको 65 करोड़ वर्ष लगभग हो जाते हैं, इतना टाइम बनने में लगता है नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 65 करोड़ वर्ष लग जाते हैं इनको दोबारा से तैयार होने में। तो इसीलिए कहते हैं कि लिमिटेड है, इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। आगे की वीडियो है हमारी, यानी कल की क्लास में हम जानेंगे किस तरीके से हमें ईंधन का संरक्षण या फिर फ्यूल का संरक्षण करना चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम जान रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में, तो उसी दायरे में रहकर आज की बात करेंगे। ओके, इनका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। किसका? फोसल फ्यूल्स का। फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो कि प्रकृति हमें देती है, कोयले के रूप में, ईंधन के रूप में, डीजल और पेट्रोल के रूप में हमें देती है, वही कहलाते हैं फोसल फ्यूल्स। क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर हो आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस करोड़ों वर्ष पूर्व बने थे। यह मुख्यतः नदी या झील के बहुत नीचे होते हैं, जहां पर यह उच्च टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ईंधन बन जाते हैं, जिसमें यह अलग अलग परत के रूप में होते हैं, जिसमें कुछ परत होती है पेट्रोल की, कुछ प्राकृतिक गैस की। इनको अलग अलग परत में होते हैं ये, फिर इनको क्या किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है खुदाई कर करके, तब ये हमें मिल पाते हैं। ओके, अलग अलग गहराई में अलग अलग ताप पर दाब मिलने के कारण क्या होती है, इनमें असमानता पाई जाती है कि अगर ज़्यादा नीचे है तो वहाँ पर पेट्रोल होगा, उससे थोड़ा ऊपर कोयला होगा। तो ये इनके टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है इनमें अलग अलग चीज़ों में ये परिवर्तित होते हैं, यानी पेट्रोल के रूप में, कोयले के रूप में अलग अलग रूप ये लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। क्लियर? इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में, यानी नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें प्रकृति ने दिए हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन राइज करूंगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना होगा उसका। तो प्राकृतिक गैस और तेल, यानी नेचुरल गैस एंड ऑयल, इसके बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक गैस और तेल भी जीवाश्म ईंधन से ही मिलते हैं।
दुनिया की 40% ऊर्जा की ज़रूरत तेल से पूरी की जाती है। तेल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है, इसलिए बहुत ही उपयोगी जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल है। तेल की अपेक्षा प्राकृतिक गैस की अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना है, क्योंकि वो थोड़ा उसके अपेक्षा ज़्यादा है। हमारा देश पेट्रोलियम भंडार में समृद्ध नहीं है, इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इनको इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से। हमारे देश में कुछ भंडार है, लेकिन वो बहुत सीमित है। देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है या फिर कहाँ मिलता है हमारे भारत देश के अंदर जो है प्राकृतिक तेल। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, कच्छ और पश्चिमी समुद्र तट का क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल आदि में यहाँ पर ये प्राकृतिक तेल मिलता है। इससे अलग राज्यों में ये नहीं मिलता है, इसलिए इसके संसाधन बहुत ही यानी रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम जानने वाले हैं, यानी नाभिकीय ऊर्जा। ओके, 1 किलोग्राम यूरेनियम, यूरेनियम किसके अंदर आता है? न्यूक्लियर एनर्जी के। ठीक है, जिसके बम बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बम, ये सब चीज़ें। ठीक है, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा के 4500 टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होता है। यानी इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है जो कि 4500 टन कोयले के बराबर होती है 235 संपूर्ण नाभिकीय विखंडन की। ठीक है, इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, इसीलिए इसको बहुत ही बचाकर रखा जाता है। इस ऊर्जा के बहुत से फायदों के बाद भी ज़्यादा लागत, मूल्य और कच्चे माल की सीमित उपलब्धता व रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल का निस्तारण नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के लिए सबसे अधिक जटिल समस्याएं हैं। यानी ये भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनका भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते और थोड़ा खतरनाक भी होता है। ओके गाइज, तो आपको समझ आया। और एक बात और है कि इनसे पोल्यूशन भी होता है। जो हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और ईंधन, इन सब की बात कर रहे हैं, इनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आगे बात करते हैं, अब हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे एनर्जी के स्रोत का। एनर्जी के सोर्सेज का जो सेकंड टाइप था, पहला हमने नॉन रिन्यूएबल यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात कर ली है। अब हम रिन्यूएबल यानी नॉन कन्वेंशनल या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर धरती की सतह से काफ़ी नीचे होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर के नीचे दबी हुई होती है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग केवल वहीं संभव है जहां ये धरती के काफ़ी निकट उपलब्ध है, यानी इसको ज़्यादा दूर ले जाके प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और किस तरीके से? ज्वालामुखी यानी वोल्केनो या भूकंप अर्थक्वेक वाले क्षेत्रों में ये ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा के स्रोत निम्न प्रकार से है, जैसे हाइड्रोथर्मल या फिर जियो प्रेशर, प्लेटोथर्मल या पेट्रोथर्मल। इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग भाप यानी स्टीम टरबाइन को चलाने में किया जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक एनर्जी का साधन है। कैसी? रिन्यूएबल, यानी इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होती है। इसको हम जब चाहे जितना चाहे यूज़ ला सकते हैं और बार बार इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, मेन पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? हाइड्रो एनर्जी यानी जल ऊर्जा। इससे कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है? जल से। सोचने वाली बात है, इसका भी देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानेंगे। जल, जहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जल ऊर्जा इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है पैदा किया जाता है, यानी विद्युत एनर्जी को पैदा किया जा सकता है। किस तरीके से? यानी जहाँ पर जल जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, बड़ी बड़ी नदियाँ, समुद्र होते हैं, बड़े बड़े झरने होते हैं, तो वहाँ की जल ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है वो अभी देखते हैं।
विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए जल को ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ा जाता है, यानी जिससे प्रेशर बने। जब खूब सारा पानी हम ऊपर से गिराते हैं तो बहुत ही प्रेशर के साथ नीचे आता है, जिसमें जल की स्थिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी बहुत स्पीड से वो नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। उससे क्या होता है, नीचे उसमें टरबाइंस लगे होते हैं, खूब सारे मोटर लगे होते हैं। जैसे ही उन पर ऊपर से वो पानी गिरता है तो वो घूमने लगते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्या हुआ, ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे बड़े बड़े पंखे टरबाइंस लगे हैं, तो वे पानी गिरने के प्रेशर के साथ घूमते हैं और उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। समझ आया आप सभी को? अब जैसे ही जनरेटर या रोटर घूमना शुरू करता है, वैसे ही विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जल ऊर्जा का भी, और इसके संसाधन जो है बहुत अधिक है। इसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पानी ऊपर से नीचे टरबाइंस के ऊपर गिरने के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो हम दोबारा से उसको रीप्रोसेस कर सकते हैं, दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, ये लिमिटेड नहीं है, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, एनर्जी मिलती है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। इससे किस तरीके से, यानी हवा से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये संसाधन है यानी रिसोर्सेज है एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो लिमिटेड नहीं है, जो ख़त्म नहीं हो सकती है। ये उसके टाइप्स चल रहे हैं। ओके, समझ रहे हो आप सभी? आगे बात करते हैं, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल भी विद्युत एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। जैसे इसके लिए पवन चक्की यानी विंड मिल नामक एक यंत्र होता है, उसका उपयोग करना होता है, जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। कैसे? पवन या हवा ऊर्जा को एक ऐसा स्रोत है जो कि धरती पर हर जगह उपलब्ध है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ ये अधिक गति के साथ चलती है हवाएं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इन मैदानी इलाकों में पवन चक्की लगाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होता है। अब जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह की होती है पवन चक्की, ठीक है, विंड मिल। भारत के पश्चिमी जो राज्य है जैसे राजस्थान को पवन ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जहाँ छोटी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाकर हवा द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। समझ आए आप विंड से किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक टाइप है। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, नहीं भी है तो हम आपको बताते हैं। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। सूर्य का प्रकाश सभी जगह उपलब्ध होता है और ये कभी न ख़त्म होने वाला स्रोत है, और सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन रहित है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है। सौर ऊर्जा से हम ऊष्मा ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, हीट होती है, गर्मी होती है, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु इस प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसे ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा एनर्जी यानी हीट एनर्जी उसको मिलती है जो भी इसके संपर्क में आता है। अब इससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए हमें सोलर पैनल का उपयोग करना पड़ता है। सोलर पैनल को खुले में धूप के संपर्क में रखना होता है। ये पैनल जो है सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बैटरी में स्टोर कर देते हैं, जिससे कि हम आवश्यकता अनुसार यूज़ करते रहते हैं। बड़े बड़े सोलर पैनल होते हैं, सोलर प्लेट्स होती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है, सन रेज आती है, वहाँ पर उसको रख देते हैं। हीट से क्या होता है, जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होती है, विद्युत एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन होता है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका है बायोगैस।
बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एक सस्ता, स्वच्छ और सुलभ ईंधन है जो कि मानव तथा जानवर के मलमूत्र तथा कई प्रकार की वनस्पतियों को वायु तथा सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस में सड़ाकर पैदा किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, यानी जैसे गोबर होता है और कुछ सूखी पत्तियां या जो भी इस तरह का सामान होता है उसको एक गड्ढे में बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर जो उसमें कोई हवा नहीं जाती, उसमें सूर्य की किरणें नहीं जाती, तो उसके अंदर खुद से गैस बनने लगती है जिसको कि बायोगैस कहते हैं। अभी इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से होता है। ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बायोगैस में लगभग 70% मीथेन गैस होती है जो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील यानी हाईली इनफ्लेमेबल होती है, अर्थात ये एक ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है और जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, जिसे घर में भी सरलता से बायो संयंत्र यानी बायोगैस प्लांट लगाकर पैदा किया जा सकता है तथा प्राप्त ऊर्जा को बहुत सी जगह पर उपयोग किया जा सकता है। खाना पकाने में या फिर कोई और काम करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे आप इधर इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है, ज़मीन के नीचे गड्ढा है, उसमें इस तरह की सारी चीज़ें डाल दी है, सूखी पत्तियाँ या फिर जो भी सड़ा गला जो है मलमूत्र होता है वो सब इसके अंदर इकट्ठा कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं जिससे इसमें हवा पानी ना जाए और उसके बाद कुछ महीनों तक ऐसे ही उसको बंद रखते हैं। उसमें अंदर जो है गैस बन जाती है मीथेन, तो उसे फिर हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस के रूप में। सरल भाषा में इसे गोबर गैस संयंत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है, बायोगैस प्लांट इसको बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ आया, क्लियर हुई ये सब चीज़ें? तो ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है इस वाली स्लाइड के बाद में। ठीक है, ज्वार ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, ये किस तरीके से काम करती है? समुद्र में समुद्री जल की जो लहरें होती है वो बार बार उठती है और लहरों का समुद्र में फिर से वापस जाना ज्वार भाटा कहलाता है, यानी टाइड कहलाता है। ज्वार भाटा कहते हैं, इंग्लिश में उसको टाइड कहते हैं, यानी बार बार बड़ी बड़ी लहरें उठती है फिर वापस उसमें गिरती है, उसे कहते हैं ज्वार भाटा। इससे कैसे एनर्जी बनेगी वो देखते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर हो रहे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ज्वार भाटा होता है, यानी जो लहरें समुद्र से उछलकर बाहर निकलती है फिर वापस आती है, ये किसके कारण होती है? बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बहुत अच्छी सी लाइन इसमें मिली है आपको। ये होती है ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। तो इससे उत्पन्न होती है ऊर्जा जिसको ज्वार ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बड़े बड़े टरबाइंस लगा दिए जाते हैं और जैसे ही उसमें पानी के जो ज्वार भाटा होता है वो टकराता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो टरबाइंस लगे हुए होते हैं वो घूमते हैं उसकी लहरों के कारण, उससे हम फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? हमने नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कोई भी 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो 3 पॉइंट्स जो भी आपने इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद समझा हो, वही आप अपने शब्दों में मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप आंसर देते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए जिससे हम अपना परिवार बड़ा कर पाए और बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत कर पाए और अच्छे रिसोर्सेज के साथ। ठीक है गाइज, तो ठीक है, आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।